नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले मॉडल पेपर नंबर 2 हमने देखा था, जो कि आपका रुक्मणी पब्लिकेशन वाला था। साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे एडुटेरिया का। तो सेट नंबर 2 बुक के अकॉर्डिंग है, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा सेट नंबर 3 जो है वो होगा, क्योंकि हम टोटल जो आपके सेट हैं उसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो है वो चल रहे हैं। क्लियर है? चलिए, और ये एडुटेरिया का सेट हमारा जो है यहाँ पर होगा। एक सेट हम इसका करा चुके हैं, आज इसका दूसरा सेट है और ओवरऑल हमारा तीसरा सेट है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वो मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे स्थित है आपका हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, विशाल स्नानागार। तो आपको एक पॉइंट और याद रखना है, वो है यहाँ पर सिंधु नदी। और इसके साथ साथ एक चीज आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में अगर स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के अंतर्गत सिंध प्रांत में ये आपको देखने को जो है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिका नामक ग्रंथ की रचना इनमें से किसके द्वारा जो है वो की गई थी। तो आप सभी को पता है कि मेगास्थनीज जो है, इन्हीं के द्वारा इंडिका नामक ग्रंथ की जो है वो रचना की गई है। और इसी जो ग्रंथ है इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन भी जो है वो आपका किया गया है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन भी जो है इसमें जो है वो किया गया है। इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा है, भरत और 10 राजाओं के बीच जो दसराज युद्ध था वो कौन सी नदी के तट पर हुआ था। तो कौन सी नदी के तट पर हुआ था? ये हुआ था आपका परुसड़ी नदी के तट पर। इस चीज को भी समझिए कि ऋग्वेद जो है इसका 7वां मंडल, इसमें दसराज जो युद्ध है इसका वर्णन जो है वो किया गया है। और यही आपकी परुसड़ी नदी है, इसी के तट पर आपका जो है ये लड़ा गया था। अगर बात करें इस दसराज युद्ध में तो कि कौन जीता था, किसकी विजय हुई थी, तो उनका नाम था सुदास। इनकी जो है वो आपका विजय हुई थी। परंतु जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका नदी है, और दूसरी चीज यहाँ पर कौन से मंडल के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताया था मैंने कि बुद्ध जी से आप जोड़ करके याद रख सकते हैं, वो है आपका लुम्बिनी। और अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो लुम्बिनी के साथ साथ कपिल वस्तु भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि कपिल वस्तु के अंतर्गत आपका जो है ये लुम्बिनी आता है। तो अगर आप थोड़ा सा डिटेल में इसको बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और नेपाल का तराई क्षेत्र ये पड़ता है। अब थोड़ा सा मैं आपको हम बुद्ध जी से संबंधित बता देता हूं। तो वो क्या क्या है, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था, महामाया भी कहते हैं। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। इनका पालन किया था इनकी मौसी ने, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनको ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला बोधगया में हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और बौद्ध संघ में जो पहली महिला शामिल हुई थी वो इनकी जो मौसी मैंने प्रजापति गौतमी बताया, वो इनकी मृत्यु हुई थी 483 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। और जो उपदेश इन्होंने दिया था वो पाली भाषा में दिया था। अगर इतनी चीजें अगर आपको याद हैं तो कोई आपको हिला नहीं सकता। अगला क्वेश्चन कह रहा है विक्रम संवत का आरंभ कब से माना जाता है। तो कब से माना जाता है? 57 ईसा पूर्व से माना जाता है। और विक्रमादित्य की अगर बात होती है तो विक्रमादित्य को किसने हराया था बताइए? तो विक्रमादित्य को शक के द्वारा पराजित किया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में ही आपका 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया था। ध्यान रखेंगे तो आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। अगला कह रहा है गुप्त शासकों की राजकीय भाषा जो है आपकी क्या थी। प्राकृत, पाली, संस्कृत या हिंदी। तो संस्कृत जो है गुप्त शासकों की शासकीय भाषा हुआ करती थी। और गुप्त वंश की अगर स्थापना की बात करें, संस्थापक के रूप में बात करें, तो श्री गुप्त का नाम देखने को मिलता है। कई लोग क्या करते हैं, चंद्रगुप्त लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और अगर आपसे दूसरी एक पॉइंट पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो स्वर्ण युग के नाम से भी आपका गुप्त शासक को, गुप्त जो साम्राज्य था उसी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण इनमें से कौन से शासक ने करवाया था। तो किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है इसको ही हम कैलाश मंदिर भी कहते हैं। और ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पूछेगा तो महाराष्ट्र के अंतर्गत आपका पड़ता है औरंगाबाद जिला। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपका ये स्थित है। दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और कृष्ण प्रथम कौन से शासक थे? तो राष्ट्रकूट जो है ये शासक के अंतर्गत आपके आते हैं। तो आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो कितनी बार आक्रमण किया था आपको पता है, टोटल 17 बार आक्रमण जो है वो किया था। कब से कब तक किया था, तो 1009 से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। इसका उद्देश्य मेन ये था, दो चीजें, एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और एक मूर्ति पूजा जो है उसको समाप्त करना। इस प्रकार से आपके इसके उद्देश्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत की बात होती है तो नाम देखने को मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, परंतु वो वास्तविक संस्थापक नहीं था। वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। इल्तुतमिश का जो समय है वो 1210 से स्टार्ट होता है और 1236 तक जो है वो चलता है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहला जो वंश आता है गुलाम वंश, गुलाम वंश के ही आपके ये इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसका गुलाम जो है वो था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। तो किसने, ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी हाल ही में कोई पेपर हुआ था, पेट का हुआ था मेरे ख्याल से, उसी में ही आया था। खिलजी वंश आपका सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक जो शासन किया था वो आपका था खिलजी वंश, और 30 वर्ष तक जो है मात्र शासन किया था। और सबसे अधिक समय तक की अगर बात करते हैं तो तुगलक वंश हो जाएगा, 94 वर्ष तक शासन जो है वो किया था। सबसे अधिक जो है आप याद रख सकते हैं। और अगर आपको याद करने में थोड़ी भी कठिनाई हो तो आप जानते हैं जो खिलजी से खुजली वर्ड जुड़ रहा है तो वो सबसे कम टाइम तक के लिए होती है, ऐसा नहीं होती कि आपको सालों तक हो रही है। तो सबसे कम समय तक खिलजी खुजली ऐसे थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। जब भी कोई बड़े टाइम की बात होती है तो तुगलकी फरमान जारी होता है, आपने वर्ड सुना होगा, तो तुगलक से सबसे लंबे समय तक को आप जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने जो सूक्त थे, सूब थे, उसमें विभक्त किया गया था। तो अकबर के द्वारा 1580 का जो है वो समय था जब प्रशासनिक जो सुविधा होती है उसके लिए इन्होंने संपूर्ण साम्राज्य को 12 जो है आपका 12 नहीं 15 जो है सूबों में जो है ये आपका विभक्त था। तो सी वाला सही हो जाएगा। ये सा वा नहीं है, सूबा लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सूबो जो होता है वो, ये बा है, वा नहीं है। तो 15 सूबों में जो है ये विभक्त था। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पुर्तगाल की अगर बात करते हैं तो कोचीन प्रथम स्थापित जो कारखाना था सही है, डेनिस त्रैकम्बोर, डच मसूलीपट्टनम और फ्रांसीसी कालीकट लिखा है, बस यही गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, कल ही बताया था, क्वेश्चन आया था कि सूरत में इन्होंने स्थापित किया था अपना पहला कारखाना। 1668 में इन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया था और 1669 में जस्ट अगला कारखाना। तो यही वाला गलत है, बाकी आपके सभी सही है। आंसर हो जाएगा डी वाला। प्रश्न में नहीं पूछा गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है भारत आने वाले पहले अंग्रेज कौन जो है इनमें से थे। तो कौन थे, जॉन मिंडल हॉल। जॉन मिंडल हॉल भारत आने वाले पहले अंग्रेज यात्री थे जो कि स्थल मार्ग से गए थे और स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में ये भारत जो है वो आपके आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख जो है वो उसकी संज्ञा दी गई है। तो किसको संज्ञा दी गई है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका, तो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जहांदार शाह आपका सही हो जाएगा। एक्चुअल में जहांदार शाह से पहले जो थे वो थे आपके बहादुर शाह, तो उनकी मृत्यु जब हो गई थी उसके बाद सत्ता हासिल की थी जहांदार शाह ने, तो अपने भाइयों से सिंहासन के लिए इसको संघर्ष करना पड़ा था। और जहांदार शाह जो था इसकी मदद की थी मीर बख्शी जुल्फिकार खान ने। तो इतिहासकार जो है वो इनको किसकी संज्ञा देते हैं, लंपट मूर्ख की संज्ञा जो है वो देते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मुअज्जम जग नाम लिखा हुआ है, इनको साहे बेखबर करके जो है वो उपाधि मिली थी। मोहम्मद शाह जो है इनको रंगीला की उपाधि जो है वो आपका मिली थी। रंगीला की उपाधि किसको मिली थी, मोहम्मद शाह को मिली थी। और फारूक सियार को जो मिली थी वो थी घृणित कायर करके कहा जाता था। तो बाकी भी पूछा जा सकता है पर ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो जो प्रश्न में पूछा गया था यही है जहांदार शाह। अगला है बंगाल का अंतिम नवाब जो है वो कौन था। तो बंगाल का अंतिम नवाब था आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब। समय था 1770 से स्टार्ट होकर के 1775 तक। और तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश इम्पे हैं इन्होंने इनको बेताल की संज्ञा भी दी थी। पहला आंसर हो जाएगा। तो वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर होगा बंगाल के अंतिम नवाब। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो वैसे आपको देखने को मिलता है नाम मंसूर अली खान का, तो ये आपको याद रखना है। तो इनका नाम याद रखिएगा, मंसूर अली खान करके नाम है। और ये आपके एक्चुअल में जो बंगाल के अंतिम नवाब के रूप में आपसे क्वेश्चन बनेगा तो याद रखिएगा।
और इनका समय भी आप याद रख सकते हैं, वो है 1838 से स्टार्ट होकर के 1881 तक जो है आपका चला था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएंगे, पर एक्चुअल में नाम ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वीडी सावरकर के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगला है वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू के द्वारा जो है वो की गई थी। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1864 का समय था जब मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी। तो समय के साथ साथ आप चाहें तो स्थान याद रख सकते हैं मद्रास में। और दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संख्या भी इसको जो है वो दी गई थी। अगला है कि पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में आपका हुआ था। और कब हुआ था? तो 1917 से 1918 के बीच में हुआ था। उसके बाद अगर पूछा जाए कहां हुआ था, तो ये आपका उड़ीसा में जो है वो आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा है जो कि सुमेलित आपका नहीं है? एक तरफ पत्र पत्रिकाएं लिखी हैं, एक तरफ उनके संपादक लिखे हैं, और आपको सही मिलान करके बताना है कि कौन सा वाला यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गलत में बंगाल गजट जो है जेम्स अगस्टस हिक्की, बिल्कुल सही है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, कई एग्जाम में रिपीट भी होता है ये वाला। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगदूत राजा राम मोहन राय। तो कुल मिलाकर के सभी के सभी सही लिखें, आंसर इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा, प्रश्न में नहीं जो है आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई, इनकी स्थापना जो की गई थी वो किस घोषणा पत्र के तहत जो है वो की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप पता है कि 1854 का वुड घोषणा पत्र जो हुआ था, इसी के तहत 1857 का समय था जब आपका बंबई, कलकत्ता और मद्रास 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और आपको पता है कि वुड डिस्पैच के नियम के एक और नए नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है? वो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये पूछा भी जा चुका है, वैसे तो ये आपको डीएलएड के लेवल पे कई बार बताया है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं वुड डिस्पैच के नियम को। वुड डिस्पैच का नियम कब आया था? तो ये नियम आया था 1854 में। और ये जो तीनों विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में न्यायिक सेवा का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। न्यायिक सेवा का जो जनक है मैंने आपसे बताया भी है। तो आंसर यहाँ पर पहला ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर आपका होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अब दोनों में अंतर को समझ लीजिए ताकि आगे कभी गलत ना हो। तो न्यायिक सेवा के जनक की बात होती है तो वॉरेन हेस्टिंग्स के जाएंगे, पर कॉर्नवालिस की अगर बात करेंगे तो यहां पर आप सिविल सेवा के जनक के रूप में पूछा जाता है, तब आंसर के साथ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब सिविल सेवा के जनक पूछेगा तब आप जाएंगे किसके साथ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ। और जब न्यायिक सेवा के जनक के पूछेगा तो जाएंगे आप वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे ना, इन्होंने सबसे पहले प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की भी स्थापना की थी, उसको भी याद रख सकते हैं। अगला है इनमें से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से लेकर के 1846 तक हुआ था। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो 1843 में मिलाया गया था। ईस्वी लगा हुआ है सबके आगे। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें तो 1885 से लेकर के 1886 तक चला था। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो भी आपका 1885 से। वैसे विधवा पुनर्विवाह 1856 में हुआ था, और तीसरा आंग्ल जो वर्मा युद्ध है ये 1885 में हुआ था। ये सही है। पूछ क्या रहा था सबसे बाद में कौन सी घटना हुई? तो 1843, 1845, 1885। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये सबसे लास्ट में हुआ है, यही सही हो जाएगा। बाकी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम याद रखिएगा 1856 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो कौन थे? एम जी रनाडे, जीवी जोशी, या फिर चिपलूणकर, या सभी? तो सही हो जाएगा आपका सभी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई कब थी? तो हुई थी 2 अप्रैल और आपका 1870 में। और एम जी रनाडे, जीवी जोशी और एस एच चिपलूणकर तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। अगला कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष इनमें से कौन जो है वो थे? तो आपको पता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। यूले भी कहते हैं, यूल भी कहते हैं। कब थे? तो कांग्रेस का एक्चुअल में चौथा अधिवेशन जो है आपका था, जो कि आपका हुआ था 1888 में। और इसी में ही जो आयोजित हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो इलाहाबाद में आयोजित जो है वो हुआ था।
और इसी के ही अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? मैंने दिखाया भी था ये क्वेश्चन, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक वाइज पढ़ाया था कि बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, सेम यही आया था। तो आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1905 को। ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा घोषणा तो 20 जुलाई 1905, जब आपसे पूछा जाएगा ये प्रभावी कब हो गया, दोनों में अंतर है। कई लोग एक ही डेट को याद कर लेते हैं। प्रभावी जो हुआ था वो 16 अक्टूबर को हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, परंतु घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905। अब तक 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो से जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, धमाधम से लाइक अवश्य करते रहिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा, पर एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं लाइक जरूर करते रहिएगा। 26 प्रश्न देखते हैं कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या इनमें से किसके द्वारा जो है वो की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? मदन लाल ढींगरा। किसके द्वारा? मदन लाल ढींगरा जो है इनके द्वारा। 1909 में एक आया था मार्ले मिंटो सुधार, इसी समय ही जो कर्जन था वायली, कर्जन वायली, इसकी हत्या लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर जो है वो कर दी थी। हमारे यहाँ क्रांतिकारी मतलब एक से एक तगड़े थे। जैसे मैंने बताया था जनरल डायर को गोली मार दी थी ऊधम सिंह ने 1940 में, ऐसे ही मदन लाल ढींगरा ने निपटा दिया था कर्जन वायली को लंदन में 1909 में। अगला है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत जो है वो किया गया? महात्मा गांधी, विजय राघवाचार्य, सी आर दास, वीजी तिलक। आंसर की बात करते हैं तो सी आर दास जो है आपका सही हो जाएगा। सी आर दास की बात करते हैं तो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन 1920 वाला आपका हुआ था, ये कहां हुआ था? ये हुआ था नागपुर में। और किसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी विजय राघवाचार्य, ये जो ऑप्शन में नाम देख रहे हैं इनके द्वारा। और इसी अधिवेशन में ही जो है असहयोग जो आंदोलन था, इसका जो प्रस्ताव था वो सी आर दास जी ने प्रस्तुत किया था। क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था, तो नागपुर वाला था और उसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी, परंतु इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो प्रस्तुत करने आए थे वो थे सी आर दास जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? किसने की थी? आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो दांडी मार्च हुआ था उसके संदर्भ में जो उपयुक्त तुलना है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 1937 में जो हुआ था उसमें आपका 5 जो है वो हो जाएगा। 5 जो है जो प्रांतीय विधानमंडल चुनाव थे उसमें कांग्रेस को मद्रास जैसे आपका हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया जो कि यूपी को पहले जाने जाते थे संयुक्त प्रांत के नाम से, मध्य प्रांत आपका हो गया, इसके अलावा बिहार हो गया, इसके अलावा उड़ीसा हो गया। ये आपके हो जाएंगे 5 जगह या प्रांत जहां पर पूर्ण बहुमत देखने को मिला था। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ जो है समय था 1835 से लेकर के 1836 तक का, और समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था, और यही मेन कारण था कि चार्ल्स मेटकॉफ को मुक्तिदाता, मुक्ति दिलाने वाला कह रहे हैं ना, मुक्तिदाता जो है इसीलिए कहा गया था। तो इन्होंने क्या किया था? समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इनमें से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो ऊषा मेहता ने बिल्कुल किया था, राम मनोहर लोहिया बिल्कुल थे, अरुणा आसिफ अली बिल्कुल थे। तो यानी कि उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है गांधी इरविन समझौता कौन से वर्ष हुआ था? तो आपको पता है कि गांधी और इरविन समझौता 1931 में हुआ था, और जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके जस्ट बाद हुआ था। क्यों? क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई भी आपका जो कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में शामिल नहीं हुआ था, इसीलिए महात्मा गांधी जी से इरविन जी मिले थे, और जो समझौता हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। और इन्होंने जो बातें रखी थी उसमें एक बात ये भी रखी थी कि आप जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो। तो पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता, और गांधी इरविन समझौता के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इस चीज के लिए आपको याद रखना है क्रम। साथ ही साथ इसमें जो
और लोगों ने सहयोग दिया था, उसमें एक तेज बहादुर सप्रू थे और एक MR जयकर थे। मेन आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से ग्रह के दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो किसका है? तो आपको पता है जहां पर लगातार तलाशा जा रहा है रहने के लिए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के दिन का मान और अक्ष का झुकाव एकदम पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह में पृथ्वी के समान ही 2 ध्रुव भी हैं और इसका अक्ष जो है अगर बात करें तो 25 डिग्री के कोण पर आपका झुका हुआ है और जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान आपको ऋतु परिवर्तन भी देखने को मिलता है। मंगल ग्रह से संबंधित 2 उपग्रह भी हैं और वो कौन कौन से हैं? एक आपका है फोबोस और एक आपका है डीमोस। तो 2 ये उपग्रह भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि किसके हैं? जो कि आपके मंगल ग्रह के आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पतियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? इनको हम कहते हैं जीरोफाइट करके। जैरोफाइट यहां लिखा है, वैसे तो जीरोफाइट करके आपको लेकर, जैरोफाइट भी ठीक है, तो यही आपका सही होगा। देखिए अगर बात करता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की तो हो जाएगा जीरोफाइट। अगर बात करता है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले घास और वनस्पति की तो हो जाएगा ट्रोपोफाइट। दोनों में अंतर है। उष्णकटिबंधीय अगर यहां पर मैं लिख भी देता हूं क्योंकि अगर आ गया तो आप गलत ना करें, तो जलवायु और जलवायु वाली घास आप कह लीजिए और साथ ही साथ आप वनस्पति कह लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रोपोफाइट जो है वो हो जाएगा। वो जो था वो मरुस्थलीय क्षेत्र था, ये क्या है? जलवायु वाली घास और वनस्पति है। इसके अलावा हेलोफाइट की बात करते हैं तो जो नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली आपकी वनस्पति होती है। आप कहेंगे नमकीन क्या है? जैसे समुद्र के किनारे आप देखते हैं समुद्र का पानी इतना खारा है, तो नमकीन क्षेत्र वाली जो पाई जाने वाली वनस्पतियां होती हैं वो कहलाती हैं हेलोफाइट। और लिथोफाइट जो आप देख रहे हैं, जो कड़ी चट्टानें होती हैं उस पर उगने वाली जो वनस्पति होती हैं उनको कहा जाता है। तो कड़ी चट्टानों पर उगने वाली जो वनस्पति है वो आपका हो जाएगा लिथोफाइट। तो इस प्रकार से चारों आप याद रख सकते हैं एक एक पॉइंट के तौर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्मी कल्चर इनमें से किससे संबंधित है? तो वर्मी कल्चर संबंधित है पहला ऑप्शन यानी कि केचुआ पालन से संबंधित। अच्छा, किसी ने लाइव टाइमिंग भी पूछा था, तो अभी हमारी लाइव टाइमिंग 5:15 की चल रही है और 5:15 ये शाम की है। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम हम अलग से जोड़ेंगे या इस समय में परिवर्तन करेंगे तो हम आपको आगे से बता देंगे। बाकी 5:15 नॉर्मल घूमते टहलते आप रहते हैं, तो इसीलिए हमने टाइम रखा है। दूसरी चीज, कोशिश ये कीजिए लाइव ही वीडियो देखिए ताकि ऐड वगैरह आपको देखने को ना मिले, क्योंकि अगर बाद में आप देखेंगे ऑफलाइन देखेंगे तो आपको ऐड वगैरह देखने को मिल जाते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि लाइव ही देख डालिए, खत्म कीजिए। चलिए, वर्मी कंचल किससे संबंधित है? केचुआ पालन से संबंधित है। वर्मी कंचल का संबंध किससे है? केचुआ पालन। पिसी कल्चर का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पिसी कल्चर का जो संबंध है वो आपका मत्स्य पालन से जो है वो संबंधित है। रेशम कीट पालन का संबंध किससे है? तो सेरी कल्चर से संबंधित है। तो सेरी कल्चर रेशम कीट पालन जो है आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना है? तो मैंने बताया है टिहरी बांध के लेकर के ट्रिक कि टिहरी बांध एक टी नाम का बांध है। इस पर एक लड़का दौड़ते दौड़ते जा रहा है और ये जो पुल जिस बांध टाइप का ये टूट जाता है, खंड खंड हो जाता है। तो खंड खंड हो जाता है ये, और भाग रहा है वो लड़का उससे भागीरथी, और जो खंड खंड टूट रहा है उससे आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ये सारी ट्रिक मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर भी मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूं। तो भागीरथी यहां से भागने से हो जाएगा, और भागीरथी के साथ साथ आपका यहाँ पर नदी जो आती है वो आपकी भिलांगना नदी आती है, जो कि बी वाले ऑप्शन में आपका दे रखा है। अब भिलांगना को भी थोड़ा सा इसमें जोड़ सकते हैं कि भय, जब टूटने लगती कोई चीज तो भय लगता है ना, भिलांगना में भय वर्ड थोड़ा सा आ रहा है, तो उत्तराखंड में आपका ये पड़ता है। और टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध भी है, अगर पूरा पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध तो आपका टिहरी बांध ही है। भाखड़ा नांगल बांध सबसे बड़ा बांध है, बड़े और ऊंचाई में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता है कि सिक्किम है। सिक्किम भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। और अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, बिल्कुल सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, यानी कि आपका चारों के चारों बिल्कुल सही है। अगला कह रहे हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था सन 2005 में। भारत की संसद द्वारा पारित ये अधिनियम है। उद्देश्य इसका ये रखा गया था जो भी घरेलू हिंसा से महिलाएं हैं उनको कैसे बचाया जाए और साथ ही साथ उनको कानूनी सहायता कैसे दी जाए, ये।
और ये जो लागू पूरी तरीके से हो गया था वो 2006 में हो गया था। 26 अक्टूबर 2006 में इसको पूरी तरीके से जो है वो लागू कर दिया गया था। पर अधिनियम की अगर बात करेगा तो 2005। अगला कह रहा है विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को कौन से राज्य में स्थापित किया गया है? तो कौन से राज्य में? गुजरात राज्य आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मई 2022 का जो है वो समय था जब गुजरात के अंतर्गत नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। ये पूरे विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र है जो कि गांधीनगर के अंतर्गत कलोल में स्थापित किया गया। अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन सी कंपनी है जो इसको शुरू कर रही है तो इफ्को नामक कंपनी है, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार इनमें से किसके द्वारा जीता गया? तो ये पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? ये मीराबाई चानू जी जो है वो जीती थी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का। और इस खिताब को इन्होंने लगातार दूसरी बार जीता है और मिला इनको ये मार्च 2023 में है। इस चीज को समझिएगा कि मिला इनको मार्च 2023 में है, परंतु जो पुरस्कार मिलता है ना वो एक साल पहले का मिलता है, तो मिला 2022 के लिए है। तो आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, और है ये सबसे अभी तक का लेटेस्ट। अगला कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया था वो कहां पर किया गया था? इन चारों में से बात करते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भोपाल में 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म जो सम्मेलन है, धम्म सम्मेलन, उसका उद्घाटन 2023 का उद्घाटन किया गया था। और मेन इसका उद्देश्य यह था कि धर्म परंपराओं से संबंधित धार्मिक, राजनीतिक, विचारक जितने भी नेता हैं उनको सबको एक साथ जो है वो लेकर के आना। अगला कह रहा है हाल ही में भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो कहां पर मिले हैं? ये आपके मिले हैं जम्मू कश्मीर में। आंसर हो जाएगा बी वाला। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम का भंडार यहीं पर मिला है। और जो जीएसआई विभाग है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उसने जम्मू कश्मीर के रियासी नामक जिला है जहां पर 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार जो है वो खोजे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य जो है वो रखा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 45.03 लाख करोड़ रुपए जो है ये 2023-24 के केंद्रीय बजट में रखा गया है। बाकी इतना अगर डिटेल में आप चाहते हैं नंबर के साथ याद करना तो 4503 और 097 ये आंकड़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा है यहाँ पर सही, वो पूछा गया है आपसे। तो राज्यपाल राज्य कौन सा यहाँ पर मैच कह रहा है सही है? तो फागू चौहान सिक्किम के हैं, ये तो गलत है। क्यों? फागू चौहान तो मेघालय के हैं, तो आंसर यहाँ पर आपका मेघालय होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो आपके शिव प्रताप शुक्ल यहाँ लिखा है, ये आपका सही है, तो आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं ये बिहार के हैं, बिहार का पेपर देंगे तो पता होना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन जो है वो झारखंड के हैं, तो यहां पर आपका झारखंड हो जाएगा। आपको याद रखना है विशेष बिहार का राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला कह रहा है द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई अमिताभ कुमार के द्वारा। अमिताभ कुमार ने द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक जो है वो लिखी है। अगला कह रहा है फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो ये आयोजन फिजी में जो है वो आपका किया गया। और फिजी में किया गया, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर, इनके द्वारा जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन से देश के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? वेरी वेरी करंट के अफेयर के हिसाब से अगर देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर की बात करते हैं मिस्र, आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी इन्होंने भाग लिया था, मिस्र के राष्ट्रपति। अगला कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत कौन से नंबर पे आता है? तो भारत जो है वो 40वें नंबर पर जो है वो आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। और इस सूचकांक में भारत का स्कोर कितना? तो भारत का स्कोर 36.6, ये भारत की जो है वो रैंकिंग रही थी। और इस सूचकांक में पहले नंबर पर कौन था? तो इस सूचकांक में पहले नंबर पर जो है वो स्विट्जरलैंड का नंबर जो है वो आपका आता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन कौन सी कंपनी ने विकसित किया था? तो भारत बायोटेक। आपको पता होगा कि ये वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन जब बनता है तो भारत बायोटेक कंपनी का नाम देखने को मिलता है। और दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक ने तैयार की थी। और नेजल जो कोविड वैक्सीन है इसको किस नाम से लॉन्च किया गया था?
तो उसका नाम था इनकोवैक करके, INCOVACC, इस नाम से इसको लॉन्च किया गया था। इससे पहले इस वैक्सीन का नाम क्या रखा गया था? इससे पहले इस वैक्सीन का नाम रखा गया था BBV154, ये इससे पहले इस वैक्सीन का नाम रखा गया था। अगला कह रहा है कि कोशिका जो है उसमें राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित जो है वो नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा? ये है आपका प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम जो होता है वो कोशिका के खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है, और जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण का काम करता है। जीवों के शरीर में वृद्धि होती है जिससे, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला कह रहा है ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है? तो उन रोगों को चिरकालिक कहते हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जांपल गठिया का हो जाता है। गठिया जिसके हो जाते हैं ना, लंबे समय तक बना रहता है, जो घुटने होते हैं उसमें जो एक लिक्विड फॉर्म होता है वो समाप्त हो जाता है। और दमा बीमारी है, मधुमेह बीमारी है, ये सब चिरकालिक में आती है। अगला कह रहा है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो कौन सा इनमें से है? पत्ती, जड़, हरित लवक, स्टोमेटा। तो आंसर हो जाएगा आपका हरित लवक। हरित लवक जो है वो हरित जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें पत्ती जो होती है उसके हरित लवक अंगक में क्लोरोफिल वर्ण की उपस्थिति में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और इसके अलावा आपका जल का निर्माण होता है। तो ये तीन चीजें आपको बनते हुए देखने को मिलती हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का यूज जो है वो किया जाता है। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को कोशिकीय ईंधन भी जो है वो कहा जाता है। अच्छा, जो रिएक्शन है वो क्या है? तो वो आपको पता होना चाहिए, C6H12O6 प्लस 6O2, और एंजाइम इसमें ऊपर होते हैं, और बनता क्या है? तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा जो है आपकी मुक्त होती है। अगला कह रहा है फ्लोएम से खाद्य ऊर्जा का परिवहन पौधों में कौन सी दिशा में होता है? तो कौन सी दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों ओर जो है ये आपका होता है। तो जटिल जो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं उनमें जो परिवहन होता है वो उसके लिए कौन सा तंत्र होता है? तो संवहन तंत्र होता है। और संवहन तंत्र के नाम क्या होते हैं? जो कि आपका जाइलम हो जाता है, और जो कि आपका दूसरा जो प्रश्न में पूछा गया फ्लोएम हो जाता है। तो ये ऊपर और नीचे दोनों साइड होता है। अगला कह रहा है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, बिल्कुल, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, छाल में, सभी के सभी सही हो जाएगा कि जो पादप अपशिष्ट होते हैं वो किसमें संचित रहते हैं? पत्तियों, कोशिकाएं, रिक्तियां, छाल, सभी में, फलों में भी रहते हैं। अगला कह रहा है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो कौन सहायक होते हैं? बीज रहित जो पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते हैं, वो आपका होता है ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो पादप हार्मोन है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पादप हार्मोन है। तो क्या है इनका नाम? पादप हार्मोन है, जिनका नाम है ऑक्सिन और जिब्रेलिन। अगला कह रहा है इनमें से कौन से दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आपको पता है कि अवतल दर्पण जो होता है इसके द्वारा प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दर्पण की जो भीतरी वाली सतह होती है उससे होता है। तो इसलिए अवतल दर्पण के द्वारा ही किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है आपका मिल सकता है। अगला कह रहा है सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ देख सकता है? तो आपको पता है कि 25 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस होती है जिससे ही निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष आप निकालते हैं। मैंने बताया भी था कि एक जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको मायोपिया कहते हैं, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। कल हमने प्रैक्टिस सेट में सारी चीजें इससे रिलेटेड बताई थी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, जो कि अनंत से आने वाली प्रकाश को मुख्य फोकस पर केंद्रित जो है वो करता है। और जो मुख्य फोकस होता है वो किस पर होता है? तो वो आपका रेटिना पर होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सामान्यतः नेत्र का मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है? तो रेटिना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? इसे हम जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति जनित्र कहलाती है। गैल्वेनोमीटर जो है एक प्रकार का एमीटर होता है, और ये क्या काम करता है? तो जो विद्युत धारा की शक्ति होती है उसको मापने का काम करता है। विद्युत धारा की शक्ति को मापने का काम जो है वो करता है। इस चीज को आपको गैल्वेनोमीटर या एमीटर के संदर्भ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? उसका विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो उसको हम वेग कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी वाला।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 62 की दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, आंसर हो जाएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आपको पता है कि दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो कण अगर ये हैं तो इनके बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कमजोर हो जाएगा, यानी अपोजिट काम करता है। अगर इनकी दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, अगर इनकी दूरी जुड़ेगी यानी कि कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल और जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती से दोनों चीजों को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन सा लवण का उदाहरण है, तो आपको पता है इनमें से नमक NaCl जो है आपका, सोडियम क्लोराइड जो है ये लवण है। HCl क्या है, HCl आपका जो है वो अम्ल है। NaOH क्या है, NaOH आपका एक क्षार है। KOH क्या है, KOH भी आपका एक क्षार है। तो जब आपको पता है कि जो अम्ल की प्रतिक्रिया जो है वो क्षार से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, तो आपको पता है कि अम्ल की प्रक्रिया अगर आप क्षार से कराते हैं तो आपको लवण मिलता है और आपको जल जो है वो प्राप्त होता है। बाकी अभिक्रिया आप देखते हैं NaOH प्लस HCl NaCl बनता है, उससे भी आप पहचान सकते हैं NaCl क्या होता है, लवण तो ही होता है। अगला कह रहे हैं Mg2 प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। Mg की परमाणुओं की संख्या आपकी यहाँ पर 12 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 हो जाएगी। और Mg+2 में अगर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 2 घट जाएंगे, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। अगला कह रहा है द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का, 4 इलेक्ट्रॉनों का। आपको इस प्रकार से चित्र में समझ में आएगा कि ऐसे अगर एक गोला बना हुआ है और इसी प्रकार से एक और ऐसे गोला बना हुआ है और द्विबंध वाले रासायनिक बंधन में 2 इधर से आ जाते हैं, 2 इधर से आ जाते हैं, तो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा आपका होता है। ये क्या होता है साझा, एक्चुअल में क्या होता है, जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो अपना अष्टक कंप्लीट करता है और अष्टक पूरा करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, मतलब दोनों के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों का टोटल मिलाकर साझा होता है। इस चीज को ऐसे भी समझ लीजिए, मान लीजिए इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहेंगे कि भैया ये 2 हमको दे दें ताकि हम अपना अष्टक कंप्लीट कर लें। ये क्या चाहेंगे, ये 2 हमको दे दें तो हम अपना अष्टक कंप्लीट कर लें। तो ये होता है अष्टक कंप्लीट करने वाला प्रोसीजर। अगला कह रहा है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अव्यय जो है वो क्या होता है। तो आपको पता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रूप में ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन सभी के सभी होती हैं, यही सही हो जाएगा। ब्यूटेन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C4H10, प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H8 और एथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। लेकिन एलपीजी की अगर बात करें तो एलपीजी का जो मुख्य अव्यय होता है वो आपका ब्यूटेन होता है, इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। एक चीज ये भी पूछी जाती है कि एलपीजी जो गैस होती है वो गंधहीन होती है, तो उसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसमें गंध के लिए जो मिलाया जाता है उसका नाम है इथाइल मरकैप्टैन। इथाइल मरकैप्टैन जो होता है वो इसलिए मिलाया जाता है कि अगर कभी कोई गैस वगैरह लीक हो रही होती है, एलपीजी वगैरह, तो आपको तुरंत महक आ जाती ना कि भैया कहीं सिलेंडर खुला है, इस तरीके वाली, तो इथाइल मरकैप्टैन मिलाया जाता है ताकि गैस रिसाव का पता लगाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, H2O आपका सही हो जाएगा, एक सहसंयोजी यौगिक जिसका यूज हम दैनिक जीवन में करते हैं और यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में इनमें से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान रहता है। तो इसमें जो है वो -CHO करके जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वो समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण डिपेंड करता है वो कहलाता है यौगिक का क्रियाशील समूह। तो जैसे एल्डिहाइड जो समूह होते हैं ना उनका क्रियाशील समूह CHO होता है, एल्डिहाइड पूछा गया था। हाइड्रोक्सिल जो समूह होते हैं उनका OH होता है। हाइड्रोक्सिल जो समूह होते हैं इनका अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्रियाशील समूह क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, OH होता है। इसी प्रकार COOH जो आप देख रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक जो समूह होते हैं उनका क्रियाशील समूह होता है। कार्बोक्सिलिक जो समूह होते हैं उनकी अगर बात करें तो COOH होता है, जैसे CH3COOH बना होता है। इसी प्रकार जो NH2 आप देख रहे हैं ये अमीनो जो समूह होते हैं, अमीनो अम्ल जैसे आप देखते हैं, तो उसका क्रियाशील समूह होता है। अगला देखते हैं हमारे संविधान में नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आपके कहां से लिए गए हैं या किससे संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं आपके अदालतों द्वारा, ये अपरिवर्तनीय होते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन? 70वां संविधान संशोधन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 54 जो है उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है वो, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला कह रहा है, केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी जो है वो कौन सा होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव जो है होता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला ही नहीं है? तो ये मामला आपका हो जाएगा कानून और व्यवस्था, जो कि स्थानीय सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, लॉ एंड ऑर्डर, ये आपका राज्य सूची का विषय होता है। देखते ना कि कहीं पर भी राज्य सूची में ही आप देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर राज्य में, जैसे मणिपुर में इस समय हिंसा भड़की हुई है, तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो उसके लिए उत्तरदायी होती है, ना कि पूरी केंद्र सरकार, ना किसी अन्य राज्य की सरकार। अगला देखते हैं, विधायकों और सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप कौन सी अनुसूची में है? तो कौन सी अनुसूची में है? ये तीसरी अनुसूची में आता है, जिसमें विधायक, सांसद, मंत्री जो भी शपथ लेते हैं, जो भी प्रतिज्ञा लेते हैं, वो सब इसमें आते हैं। अगर बात करते हैं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। 75 प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है आपका अनुच्छेद 49 में। अगर बात करें संविधान का भाग कौन सा है, तो भाग आपका आता है 4, और इसी 4 में ही आपका दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। जो 49 यहाँ पर आप आर्टिकल देख पा रहे हैं, ये किस में आता है? ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। आप कहेंगे क्यों आता है? क्योंकि 36 से 51 तक लेकर के आपके नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो है आपका किया गया है, और 36 से 51 के बीच में ही तो 49 आ रहा है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है, आप उनका संरक्षण करें। जैसे आप देखते हैं ना, कई लोग जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उस पर थूक देते हैं, कुछ लोग उस पर गोद देते हैं, इस तरीके वाली घटना आपको नहीं करनी चाहिए। उसका संरक्षण ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को लेकर के प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 335 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, किसका अभिलक्षण है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये अभिलक्षण है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, इनमें से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? मैंने कल ही बताया था कि पहले में आपका कृषि आता है, और जो तृतीय क्षेत्र है उसमें आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वस्तुओं का परिवहन आ जाएगा, परंतु सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में आता है, जो कि बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। उसके साथ साथ इसमें भंडारण हो गया, संचार हो गया, बैंक सेवाएं हो गई, ये सब आता है। अगला क्वेश्चन 79 कह रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर जो है वो कितने प्रतिशत है? तो 16.2% है, ऑप्शन सही हो जाएगा। पिछले साल ये कितना रहा था? तो 15.3, जो आप यहां देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में जो है आपका रहा था, पर आपको याद रखना है लेटेस्ट का आंकड़ा, तो लेटेस्ट के आंकड़े के अकॉर्डिंग आपका 16.2% हो जाएगा शहरीकरण का स्तर। अगला क्वेश्चन आप, और शहरीकरण बिहार में कम भी है, ग्रामीण स्तर ज्यादा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं दी गई, जिसको सप्तऋषि का नाम दिया जाता है, इसमें क्या क्या शामिल है? तो सक्षमता को सामने लाना ये भी शामिल है, हरित विकास भी है, वित्तीय क्षेत्र भी है, इनमें से सभी आपका ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा है? खड़गपुर की जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं बिहार के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो ये सबसे पुराना है, जबकि रोहतास का जो पठार आप देख रहे हैं ये विंध्य क्रम की ओर है, उत्तर पश्चिम की पहाड़ियां ये आपका तृतीय क्रम की ओर है, और जो उत्तर गंगा का मैदान है ये आपका नवीनतम के अंतर्गत आपका आता है। तो आपका ऑप्शन यहां पर पूछा गया था सबसे पुराना, तो खड़गपुर पहाड़ियां सबसे पुराना है। अगला कह रहे हैं, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो रामेश्वरम द्वीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलता है। अगला कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की बात करें, बिहार की बात करें, दोनों में ही जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 25-25 दो बार लिख दीजिए, 25-25 आपका जो किलोमीटर की अगर बात करें तो ये है गंगा नदी की लंबाई। अगर बात करते हैं बाकी नदियों की, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है और जो सिंधु नदी है वो लंबाई की दृष्टि से गंगा से ज्यादा लंबी है,
परंतु इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भारत की बात होती है, यहां आगे क्या लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है, इसलिए भारत में अपेक्षाकृत इसकी लंबाई यानी कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की वो कम है, इसीलिए भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में गंगा नदी जानी जाती है। अगर गोदावरी नदी की बात करते हैं तो यहां पर बात होती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में, तो इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। बूढ़ी गंगा कई जगह कावेरी को कह देते हैं, कहीं गोदावरी को कह देते हैं, तो दोनों के नाम में ही देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुर जो मिट्टी होती है वो किसका नाम होती है, तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का नाम होती है। अच्छा, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर कहते हैं या कपास मिट्टी भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहां कहां पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में बेसिकली पाई जाती है। अगर महाराष्ट्र में आप जाएंगे, वहां पर मिट्टी देखेंगे तो आपको जो ब्लैक सॉइल है देखने को भी मिलती है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और भी क्षेत्र है। अगला कह रहे हैं एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारे जो होते हैं उनका समूह क्या कहलाता है, तो उसको हम नक्षत्र जो है वो कहते हैं। अच्छा, ये भी समझिए कि जो नक्षत्र है उसको हम तारामंडल भी कहते हैं, भी याद रख सकते हैं। अगला कह रहे हैं विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि इस बार 2023 की जो थीम रही थी विश्व पृथ्वी दिवस की, वो क्या रही थी, वो थी आपकी इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। क्या रही थी, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। क्या रही थी, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। ये 2023 की आपकी जो है वो थीम हो जाएगी। अगला कह रहा है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थान के बीच समय का अंतर जो है वो कितना होगा, तो कितना होगा, आपको अगर पता है कि 1 डिग्री जो देशांतर होता है उस पर जो 4 मिनट का अंतर निकल करके आता है, उससे आप निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू। अगर यहां पर बात कर रहा है 90 डिग्री देशांतर की, तो 90 गुणे 4 कर दीजिए। 90 गुणे 4 कितना होता है, तो 90 गुणे 4 होता है 360 मिनट निकल करके आ जाएगा। अब इस 360 मिनट को अगर आप घंटे में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 6 घंटे आ जाएगा, यानी आंसर आपका 6 घंटे हो जाएगा। समझ गए होंगे। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन ऐसी है जो कि हिंद महासागर की धारा ही नहीं है, तो कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है, बेंगुएला धारा जो है वो हिंद महासागर की धारा नहीं है। बेंगुएला धारा एक ठंडी धारा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ठंडी गर्म से पूछा जाता है। और कहां की ये धारा है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर जो है उसके पूर्व और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी जो तट है उनके किनारों पर जो है ये आपकी फैली हुई है। तो दक्षिणी अटलांटिक मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, बस इतना ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, इनमें से कौन सी झील है जो कि उत्तर अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो आपका आंसर बियर जो है वो हो जाएगा। ग्रेट लेक्स जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है, और इसमें शामिल जो झीलें हैं वो सुपीरियर झील आती है, मिशिगन झील आती है, ह्यूरॉन झील आती है, ये सब झील आपकी इसमें देखने को मिलती हैं। अगला कह रहा है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है इनमें से कौन सा है, तो ये आपका पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। और अगर बात करें तो ये कार्य अलग अलग स्तरों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण में ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसमें वृद्धि होती है, तो वृद्धि किसके कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ये वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें जो कि तापीय अवरक्त विकिरण का अवशोषण भी करती हैं, उत्सर्जन भी करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस, तो मीना का जलवा ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अगला कह रहे हैं कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था, तो आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल से स्टार्ट हुआ था, ये सही हो जाएगा। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल इसका सन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, तो 1997 में आपका आया था। लागू 2005 में हुआ था, पर ये आपको पता होना चाहिए 1997 में आया था। और जगह जो थी वो आपका जापान जो है वो थी। क्या हुआ था इसमें, इसमें ये हुआ था जो कार्बन है क्रेडिट प्रणाली उसको लागू किया जाए, कार्बन जो उत्सर्जन दर है उसको कैसे कम किया जाए। अगला कह रहा है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है कि 16 सितंबर 1994 का जो समय था, इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अच्छा, 1987 की जब बात होती है तो इसी दिन 16 सितंबर को ही आपका 16 सितंबर को तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जो है वो हुए थे। तो अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 19 कहां खिसका जा रहा है पेज भैया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका यहां पर सही हो जाएगा 1987 में। अच्छा, इस चीज को भी समझिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 है पर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 है, 10 साल का अंतर है। और
16 सितंबर 2022 वाला ये अभी तक हुआ है, 2023 में तो सितंबर महीना आया नहीं है, तो 2022 वाले की 16 सितंबर की ओजोन की जो थीम रखी गई थी वो क्या थी? वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये इस बार की थीम थी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये इस बार की थीम थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है वो सभी हो जाएगा, जैसे शैक्षिक और शोध संस्थान हो, वन्य और वन्य जीव चाहे अधिकारी हो चाहे वन्य जीव संरक्षक हो, सभी को जो है ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक जो रचना है, पुस्तक की रचना है, वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है। तो माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी जो है इनसे संबंधित है, जो कि रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिहार विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 टोटल विधानसभा में बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। बिहार वाला एक स्पेशल वीडियो करा चुके हैं, उसमें सारी चीजें बताई थी, नहीं देख पाओ देख लीजिएगा। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित आपका है, पूछा गया है। तो वन नीति है, बिल्कुल है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भी इसी से ही संबंधित है। औद्योगिक नीति भी इसी से संबंधित है। शिक्षा नीति भी आप कहेंगे कहीं ना कहीं इसी में ही आ जाएगी, तो चारों ही आपका सही है। वैसे तो मेन आप देखते हैं तो यही दोनों है, वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जबकि औद्योगिक नीति और जो शिक्षा नीति है उसको भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को ही सम्मिलित किया जाता है, इसलिए चारों ही इसमें आंसर दिए गए हैं, ना कि केवल स्टार्टिंग के दो। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो कौन सा है? धान का जो खेत होता है ना, ये प्राकृतिक परिपंथ जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है उसमें आता है। और इसके अलावा जो वन देख रहे हैं, घास का मैदान देख रहे हैं, झील देख रहे हैं, ये आपके प्राकृतिक पारितंत्र का हिस्सा जो है वो आपके होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर। अगला कह रहा है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये किस आंदोलन का नारा है? तो किसका नारा है? ये चिपको आंदोलन का नारा है। आपका आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था, और पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये इसका नारा दिया गया था। उत्तराखंड के जो वन थे उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये लगाया गया था। ये लोग जाकर पेड़ से चिपक जाते थे ताकि कोई पेड़ों को काट ना सके, और इसको आलिंगन चिपको आंदोलन भी कहते हैं। तो जीके जीएस पोर्शन तो खत्म हुए। अब लास्ट के जो 20 क्वेश्चन बचे हैं वो उसमें मैथ भी है, उसमें रीजनिंग भी है। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 101 से। मैथ के टोटल 10 क्वेश्चन इसमें दिए गए, मैथ के ही आपके 10 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए गए, तो हमने मैथ के सारे क्वेश्चन अलग से लगा दिए ताकि नीचे स्पेस आपका मिल सके। तो देखिए सबसे पहले 5/9 की पावर x-3 है, बराबर में 81/25 है, और x-6 है। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो 5/9 है, कैसे आप 81/25 को भी 5/9 बना सकते हैं, तभी आपके आधार समान होंगे, तभी आप घातांक को बराबर रख पाएंगे। तो आप देखिए 5/9 तो आपका ऐसे ही रहेगा, पावर में x-3 को ऐसे ही रहने दीजिए। यहां पर देखिए तो 81 लिखा हुआ है, ये किसका आपका होता है? 9 जो 81 होता है, यानी 81 को 9 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और 25 जो आप देख रहे हैं इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर ये दोनों का स्क्वायर आप लिख रहे हैं, तो ये जो x-6 आप देख रहे हैं, इसके टोटल की पावर में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/5, और इसकी टोटल की पावर में आप यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, इस क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस चीज को समझिए, यहां पर 5/9 है और यहां आ रहा है 9/5, तो अगर हम इसको पलट दें, 9/5 को 5/9 कर दें, तो घातांक जो 2 प्लस की है ये माइनस की 2 हो जाएगी। मैंने बताया था कि कभी भी घातांक माइनस की हो, वैल्यू पलट दीजिए, वो आपकी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाती है। यानी हम अब इसको यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 5 और बटे में आपका 9 और घातांक में आपका माइनस का 2, और ये वाला जो x-6 पहले से ही था वो इसी के ही मल्टीप्लाइड में और आ जाएगा, यानी x-6 ये आपका और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आधार दोनों में समान हो गए, यानी अब x-3 जो आपका घातांक था इधर वाले -2 x-6 के बराबर जो है वो हो जाएगा। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x-3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस है तो 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ पर 3x की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ -2x है उधर x है, तो उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3x है बराबर, ये माइनस की वैल्यू उधर जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो 3x की वैल्यू अगर 15 है तो x की वैल्यू 5 आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो कि प्रश्न में आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वीडियो में जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं बाद में लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। जितने भी लोग वीडियो में बाद में जुड़ रहे हैं, जो पहले से ऑलरेडी लाइक कर चुके हैं उनको ढेर सारा धन्यवाद। 102 प्रश्न देखते हैं। 4, 10, 15 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि अगर इस तरीके से 3 संख्याओं का पूछ लिया जाए तो सबसे पहले एक ऐसी कॉमन संख्या निकालिए जिसको लेकर के आप चेक कर सके, तो वो है इनका एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि 4 से काटेंगे 60 तो भी कट जाएगा, 10 से 6 बार में 15 चौके 60, तो 60 एलसीएम हो जाएगा। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो आपकी 9 9 9 9, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अगर हम दी गई जो संख्या है इसको इसके 9 9 9 9 से डिवाइड कर दें 60 को इससे, तो जो शेषफल प्राप्त होगा वही शेषफल आप अगर इसमें से एक्स्ट्रा होगा ना वो अगर घटा दें तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें पता चल जाएगी कि वो उतनी वैल्यू एक्स्ट्रा है। और इस चीज को ऐसे समझिए, देखिए 9 9 9 9, अगर हम इसको 60 से विभाजित करते हैं तो यहां पर कोई वैल्यू आएगी पर शेषफल कुछ बच जाएगा, और यहां पर जो शेषफल आएगा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, डिवाइड तो आप कर ही लेंगे, मेरा काम है समझाना। शेषफल 39 बचेगा। ये 39 शेषफल क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अगर इस 999 में से 39 कम हो जाए तो ये 60 से पूरी तरीके से कट जाएगी। यही तो मतलब होगा। जैसे अगर मैं आपको 9 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 चौके 8 होता है, एक शेषफल बचा। अगर मैं इस एक को इस 9 में से घटा दूं तो 8 ही तो बचेगा, यानी कि ये फिर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। वही चीज यहां है कि अगर इस 999 में से इस शेषफल को मैं घटा दूं तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो पूरी तरीके से 60 से विभाजित होगी। यानी अगर 39 घटा देते हैं तो यहां 9 में 9 0, यहां 6 या 9 या 9, 9960 वो वैल्यू हो जाएगी जो कि सबसे बड़ी संख्या और इन तीनों संख्याओं से कटेगी। एलसीएम जो निकाला है वो इन तीनों पर एप्लीकेबल हो जाता है, आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला कह रहा है ओम प्रकाश ने 16,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा, बाद में उसने 2,000 रुपए 20,000 रुपए में बेच दिया, तो सीधे सीधे उसको 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 4,000 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पर। जितने पर आप कोई चीज खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस है 16,000 रुपए, और परसेंटेज निकालने के लिए कर दीजिए 100 से गुणा। इससे आसान क्या होगा? 4 एकन्नम 4, 4 चक्कू 16, 4 एकन्नम 4, 25 बार में जाएगा, 25% आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 540 रुपए और 4 वर्ष में 9,900 रुपए हो जाती है, तो मूलधन बताइए। अब 2 वर्ष के लिए कह रहा है 540 हो जाती है और 4 वर्ष में कह रहा है 900 रुपए हो जाती है। अगर आपकी कोई वैल्यू है वो 2 साल में 540 रुपए, आप उसको पढ़े रहते हैं बैंक में, तो 4 साल में जाकर 900 रुपए हो जाती है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2 वर्ष का। यानी अगर हम 2 वर्ष में दिखा ले कि 540 रुपए से 900 रुपए हो जा रही है तो हम ब्याज निकाल सकते हैं कि हम यहां से ये बता सकते हैं कि 2 वर्ष में उसने कितना ब्याज जो है वो कमाया। तो अगर हम 900 रुपए में से 540 को घटा देते हैं तो आपका प्राप्त हो जाएगा 360 रुपए। ये वो है जो कि उसने 2 वर्ष में ब्याज कमाया है। अगर 2 वर्ष के लिए ब्याज इतना है तो मिश्र धन कितना होगा? तो मिश्र धन निकालने के लिए आपको यहां पर जरूरत ही नहीं, क्योंकि 2 वर्ष में तो 540 ऑलरेडी दे ही रखा है। तो 2 वर्ष में आप कह सकते हैं जो मिश्र धन होगा वो कितना रुपए है, वो तो आपको ऑलरेडी यहां पर दे रखा है 540। और आपको पता है मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन कितना है तो आपका है 540, और ब्याज कितना है तो आपने ऑलरेडी निकाला 360। तो 540 में से 360 अगर घटा दें तो आपका 180 प्राप्त हो जाएगा। 180 आंसर हो जाएगा जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन 105 कह रहा है कि अंडर रूट में जो 18 है -2 अंडर रूट में 77 है, इसका मान जो है वो क्या होगा? अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो 18 है इसको इधर 77 लिखा हुआ है तो आप इसको ए स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर किसी तरीके से फॉर्मूले में अगर आप ब्रेक कर लें तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए अंडर रूट जो बाहर वाला लगा है वो तो लगा रहेगा। 18 को हम लिख सकते हैं 11 + 7। 11 + 7 ही क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 77 था तो 11 7 जा 77 होता है, तो हम 18 को 11 + 7 लिख सकते हैं। माइनस को 2 ऐसे रहने दीजिए। 77 को क्या लिख सकते हैं? तो 11 और 7 के रूप में तोड़िए तो 11 गुणे √7, क्योंकि 11 और 11 7 जा 77 और रूट का रूट तो रहेगा ही आपका 77, तो आपका इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि अब ये बन सकता है फॉर्मूला। कैसे? अगर 11 को हम रूट में अब चेंज करेंगे तो इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या है? अंडर रूट में 11 उसमें लगा देते हैं रूट वाली वैल्यू और इसका कर देते हैं स्क्वायर।
क्योंकि आपको पता है रूट में जो वैल्यू होती है उससे रूट हट जाता है, जैसे √11 इंटू √11 है तो रूट हट जाएगा, केवल 11 बचेगा। इसी प्रकार 7 को भी लिख सकते हैं, यानी कि 7 को क्या लिख सकते हैं, √7 का होल स्क्वायर। -2 ऐसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड में 11 ऐसे रहने दीजिए और इसको भी ऐसे रहने दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab लिख भी देते हैं, जिसको ना समझ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि ए यहां पर क्या है, ए यहां पर √11 है और बी यहां पर क्या है, यहां पर लिख भी देते हैं साथ में वैल्यू। ए क्या आपने निकाला, √11 है और बी क्या है आपका, √7 है और टोटल का स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है और ये जो बाहर सबसे अंडर रूट लगा था वो भी ऑलरेडी लगा हुआ था। तो इस स्क्वायर से इस रूट की वैल्यू को काट देंगे तो बचा क्या, केवल √11 माइनस √7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए व्यंजक का गुणनखंड भैया निकालिए। अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड का मतलब यह है कि इस 2x को इस प्रकार से तोड़िए कि गुणा करने पर 48 आ जाए। तो x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, -2x को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 8x में से 6x जोड़ देते हैं तो आप देखिए इधर माइनस की वैल्यू इधर की प्लस की वैल्यू, तो 8x में से 6x घट जाएगा ना, इसलिए 2x हो जाएगा और 8 6 जा 48 तो होता ही होता है। तो आपका आंसर 48 अलग से इस तरीके से हो जाएगा। यहां कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस बचेगा 8। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस की वैल्यू कॉमन लेंगे क्योंकि यहां पर माइनस ऑलरेडी है तो हम माइनस की नहीं लेंगे, फिर प्लस की वैल्यू कॉमन लेंगे, 6 कॉमन ले सकते हैं, x बचेगा और 6 8 जा 48 होता है तो अंदर 8 बचेगा। यहां पर वाला x और प्लस 6 तो x प्लस 6 एक तरफ लिख लीजिए और x-8 जो है, x ये माइनस नहीं है, ये भी माइनस ही होगा, x-8 जो है आपका एक तरफ हो जाएगा क्योंकि हमने प्लस की वैल्यू ली है तो अंदर माइनस की ही बचेगी। ये आंसर हो जाएगा। x-8 कहां है, x-8 डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, यही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है तो भुजाओं की संख्या बतानी है। प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है, तो अगर हम प्रत्येक आंतरिक कोण को हम 3x के रूप में मान लेते हैं क्योंकि इसका 2/3 लिखा हुआ है। 3x हम इसलिए मान रहे हैं ना क्योंकि ये वैल्यू कट जाएगी, देखिए अभी समझ में आएगा आपको। अगर हम मान लेते हैं आंतरिक कोण को, आंतरिक कोण को अगर हम मान लें आंतरिक कोण बराबर 3x। अब यहां पर क्या कह रहा था, बाह्य कोण आंतरिक कोण का 2/3 है ना, तो अगर हम बाह्य कोण निकालेंगे तो फिर क्या निकलेगा, बाह्य कोण बराबर हो जाएगा आपका 3x, इसी का ही आंतरिक कोण का 2/3। अब आपको समझ में आया, हमने 3x के फॉर्म में इसलिए माना ताकि ये इस 3 से ये 3 कट सके। अब कट गया तो बचा क्या, आपका 2x ही तो बचा, यानी आपका बाह्य कोण 2x निकल आया, आंतरिक कोण हमने 3x माना ही था। और कह रहा है भुजाओं की संख्या बताइए, तो आपको पता है दोनों का टोटल कितना होता है, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का जो टोटल होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। 5x की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो x की वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी 36 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, 36 डिग्री आंसर। यहां पर प्रश्न में पूछा गया है आपसे भुजाओं की संख्या, तो आप यहां पर जो बाह्य कोण है वो निकाल लीजिए। x की वैल्यू अगर 36 आपको पता चल गई तो बाह्य कोण की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x है, यानी 2 गुणे 36 आपका निकल करके आ जाएगा। 36 दुना क्या होता है, 72 डिग्री होता है। अब 72 की वैल्यू अगर आपको यहां से पता चल गई तो आपका जो एंगल भुजाओं की संख्या निकालनी, 360 को 72 से कर दीजिए डिवाइड और भुजाओं की संख्या निकल आएगी यहां से 5, तो आंसर हो जाएगा आपका 5। अच्छा ये चीज है, इस एडुटेरिया में क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं पर एक्सप्लेनेशन या फिर अगर कहेंगे क्वेश्चनों में ऑप्शन वो कुछ कुछ गड़बड़ दिए हैं, मतलब मिसप्रिंटिंग ठीक ठाक देखने को मिल रही है। चलिए देखते, जैसे इसी प्रश्न में आप देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन पूरा गलत दिया हुआ है, पता नहीं क्या सोच के छापा है। अगला देखते हैं 108 प्रश्न, 3/5, 1/3, 4/15, 2/10 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। इसका तरीका बताया था मैंने, तिर्यक गुणा करके भी आप निकाल सकते हैं, इसका तरीका दशमलव में भी निकाल सकते हैं, इस 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। वैसे हम डायरेक्ट बता देते हैं, 3/5 जो होगा इसकी वैल्यू होगी 0.6 करके, 1/3 आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू होगी 0.33 करके, और जो 4/15 आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.27 करके, और 2/10 की वैल्यू हो जाएगी 0.2 करके। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 2/10 हो जाएगी क्योंकि इसी की वैल्यू सबसे छोटी आपकी निकल करके आ रही है, तो आंसर हो जाएगा ए वाला।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 109। प्रश्न आपका है, यदि a की वैल्यू 1/5 b है और b की वैल्यू 1/8 c है तो a b c की वैल्यू आपको बतानी है। आपको पता है कि a की वैल्यू 1/5 b के बराबर है, तो b जो यहां पर आप दे रखे हैं इसको बटे में ले आइए, यानी कि a और अनुपात में b की वैल्यू जो होगी वो 1/5 के बराबर आ जाएगी। यहां पर भी सेम b अनुपात c की वैल्यू 1/8 के बराबर आ जाएगी। अब एबीसी का रेशियो तो आप निकालना जानते ही हैं, कैसे निकालते हैं इस चीज को समझिए कि 1/5 ऐसे रखा और 1/8 ऐसे रखा, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा, और 5 8 जा होता है 40, तो 1 5 40 आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक x एक सम पूर्णांक है तो इनमें से कौन सा एक विषम पूर्णांक होगा। अब यहां पर अगर आपसे कह रहा है x क्या है, एक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक का मतलब x की वैल्यू 2 रख करके देख लीजिए। x की वैल्यू अगर आप 2 रख करके देखेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 तिया 12 होगा, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 होगा, यहां से वैल्यू 17 आ रही है, जो कि एक विषम पूर्णांक है। प्रश्न में यही तो पूछा था, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे को भी चेक कर सकते हैं, यहां पर भी 2 रख कर देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 सत्ते 28, तो यहां पर सम संख्या आ रही है, यानी ये कट जाएगा। यहां पर भी सेम रख करके देखेंगे तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, आंसर ए वाला हो जाएगा। अब बचते हैं हमारे रीजनिंग के, हमने उनको प्रश्नों को अलग से ऐड किया था, तो रीजनिंग पर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। 111 प्रश्न, और जहां पर स्पेस नहीं होगा उधर वो अलग से ऐड कर लेंगे जगह। 111 प्रश्न कह रहा है कि ये रीजनिंग के हैं यहाँ से, कि एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है वो 60 किलोग्राम है। 14 विद्यार्थियों का वजन, औसत वजन 60 किलोग्राम है। 14 गुणे 60 कर दीजिए, 60 नहीं 40 किलोग्राम है, तो 14 और मल्टीप्लाइड में आपका 40 कर दीजिए, 14 चौके हो जाएगा 56, यानी 560 किलोग्राम आ जाएगा। फिर कह रहा है अब एक छात्र के कक्षा छोड़ देने पर कक्षा का औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है। अगर 14 लोग हैं, एक छोड़ देगा तो कितने लोग बचेंगे, तो 13 लोग बचेंगे, और एवरेज कह रहा है 2 कम हो जाता है, पहले 40 था तो अब 38 हो जाएगा, यानी 13 गुणे 38 हो जाएगा। और 13 गुणे 38 कितना होता है, ये होगा 4, ये होगा 9 और ये होगा 4, 494 किलोग्राम। अब पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कक्षा छोड़ने वाले छात्र का भार कितना है, तो ये 494 ये है, 560 पहले था, घटा दीजिए, तो 560 में से अगर 496 घटा देंगे तो हमें जो अंतर है 66 किलोग्राम निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर जो दिया गया है प्रोनाउंसिएशन, इसको आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता। अब यहां पर देखिए क्या सी आ रहा है, कहीं प्रोनाउंसिएशन में सी आ रहा है, सी ये देखिए यहां दिया हुआ है, परंतु ई अक्षर अगर देखेंगे तो यहां पर ई कहीं पर भी नहीं आता है, जबकि क्रिएटिव में ई आ रहा है, इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा, जो कि इन प्रोनाउंसिएशन वाले शब्दों से शब्द नहीं बनाया जा सकता। अगला कह रहा है महेश का जो जन्मदिन है वो आपका सोमवार 29 जून को होता है। ठीक है, उसी वर्ष में सप्ताह के उसी दिन रमेश का जन्मदिन भी होता है। रमेश का जन्मदिन उसी वर्ष में सप्ताह के किस दिन रमेश का जन्मदिन होगा, यदि रमेश का जन्म 17 दिसंबर को हुआ है, ये पूछ रहा है, यानी सप्ताह का दिन पूछा गया है। कुल मिलाकर आपको करना इतना है कि 29 जून से लेकर 17 दिसंबर तक कितने दिन होते हैं वो निकाल लीजिए। अब यहाँ पर 29 जून जो है, जून में तो पूरा 30 दिन का महीना होता है, तो बचा कितना, जून में एक दिन बचा, तो यहाँ पर हमने एक लिख लिया। उसके बाद नंबर आता है जुलाई का, जुलाई में आप जानते हैं कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 31 लिख लिया। अगस्त में कितने होते हैं, अगस्त में आपका भी 31 दिन ही होते हैं। उसके बाद सितंबर में अगर बात करें तो 30 दिन होते हैं। उसके बाद अक्टूबर में अगर बात करते हैं तो 31 दिन होते हैं। उसके बाद अगर नवंबर में बात करते हैं तो 30 दिन होते हैं। और इसी प्रकार दिसंबर में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है 17 तारीख तक है, तो दिसंबर में केवल 17 दिन बचेंगे, तो दिसंबर में आपका 17 दिन हो जाएंगे। अब आपको जितने भी दिन दिख रहे हैं यहाँ पर उन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने पर आएगा 171 दिन। अब आपको ये पता है कि ये जो 171 दिन आते हैं इनको करते हैं आप 7 से डिवाइड। 171 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा 14, 14 15 16 17, 3 आया, 31 आया, और 7 चक्कू 28, 28 यहाँ अगर लिखेंगे तो शेषफल 29 30 31, 3 जो है आपका यहाँ पर शेषफल जो है वो बचा। जो 3 शेषफल बचता है वो ये दर्शाता है कि जो दिन यहाँ पर था कौन सा था, सोमवार, इससे 3 दिन आप आगे बढ़ जाएंगे। तो सोमवार से अगर 3 दिन आगे बढ़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार आंसर आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है श्वेता जो है, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, श्वेता जो है वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जो है आपका दौड़ती है।
थोड़ा सा चित्र बनाना पड़ेगा, इसको इधर साइड कर देते हैं ताकि इधर जगह मिल जाए। क्या कह रहा है, श्वेता दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर आपका दौड़ती है, तो नीचे की ओर दौड़ रही, तो हमने नीचे की ओर यहां से बना दिया। कितना किलोमीटर दौड़ रही है, तो 5 किलोमीटर आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, श्वेता जो है फिर वो पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है। पूर्व किधर होगा, पूर्व होगा उस तरफ, यानी कि इस दिशा में। इस चीज को समझिएगा, जब वो नीचे की ओर जा रहा है, जब दायां बायां होता है तो वो बदलता है, तो जो दिशाएं होती वो तो वही रहेंगी, यानी पूर्व दिशा इस तरफ होगी। और कितना जा रही है, 7 किलोमीटर जो है ये गई है। फिर कह रही है, फिर वो दाएं मुड़ती है। अब दाएं जब इधर देख रहा है ना, तो दायां आपका इधर नीचे साइड हो जाएगा। तो नीचे जाती है वो, कितना चलती है, वो चलती है भैया, कह रही है कि 7 किलोमीटर चलती है, और दाएं दाएं मुड़ती है, फिर 7, अच्छा 2 बार 7 किलोमीटर, ऊपर ये 7 किलोमीटर चली है, फिर से दाएं मुड़ने के बाद फिर से 7 किलोमीटर ही ये जो है वो चलती है। फिर कह रहा है कि चलती है, फिर बाएं मुड़ती है। फिर बाएं मतलब फिर से उस तरफ बाहर की ओर मुड़ेगी, इस तरफ बाएं। और कितना चल रही है, 8 किलोमीटर जो है ये चल रही है। ठीक है। फिर कह रहा है कि अंत में वो दक्षिण की ओर फिर मुड़ती है, नीचे की ओर फिर मुड़ जाती है, और फिर से कितना चलती है, तो 8 किलोमीटर फिर से चलती है, चलती चली जा रही है। फिर कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर हो, किस दिशा में, यानी कि ये वाली डिस्टेंस से यहां वाली डिस्टेंस की बीच की दूरी निकालनी है। अब देखिए 5 तो यही थी, आप इस चीज को ऐसे हाईलाइट करके बनाइए ताकि आपको समझ में आए। और इसको 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 इससे मैच कर दीजिए। आपको ये देखिए, आपको ये वाली डिस्टेंस निकाल लेनी, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेनी, तो ये तो कर्ण हो जाएगा। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए यहां से यहां तक चलिए 7, और यहां से यहां तक चलिए 8, तो 7 और 8 कितना होगा, 8 दूनी 16, और एक घटाएंगे तो 15, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी वो 15 किलोमीटर की आएगी नीचे वाली। सेम लंबाई वाली निकालिए, तो यहां से यहां चलिए 5, और यहां से यहां तक चलिए 7, तो 5 7 जोड़िए, और यहां से यहां चलिए 8, तो 8 7 5, तो 8 7 5 जोड़ेंगे तो 20 किलोमीटर यहां पर आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस। क्लियर है। अब ये पता चल गया 20, ये पता चल गया 15, तो क्या ये कर्ण की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होता है तो उसमें 20 का स्क्वायर, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहां लगा देते हैं, तो आपको पता है अंडर रूट में 20 का स्क्वायर होगा तो 400 होगा, और प्लस 15 का स्क्वायर होगा तो 225 होगा, और बराबर में आपका आएगा अंडर रूट में 625, और 625 में बाहर निकालेंगे तो आएगा 25, यानी आंसर क्या हो जाएगा 25। और देखिए दिशा भी पूछी गई थी दक्षिण पूर्व, जब 25 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप दिशा नहीं भी निकालते तो भी निकल आता। वैसे भी देख रहे हैं दक्षिण पूर्व की ओर इसकी दिशा है, पहले की अगर कंपैरिजन में देखेंगे दक्षिण भी है और इस दिशा में भी है ना, तो इधर पूर्व पड़ता है ना, इसलिए। अच्छा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि डिवाइड प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस मल्टीप्लाइड का अर्थ प्लस है, इस तरीके से दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी। तो यहाँ लिख लेते हैं सीधे सीधे 28, उसके बाद माइनस, प्लस को माइनस लिखा जाता है, उसके बाद 11, और मल्टीप्लाइड को प्लस लिखा जाता है 7, उसके बाद माइनस को जो है वो लिखा जाता है डिवाइड, तो डिवाइड, उसके बाद 9, और डिवाइड को लिखा जाता है मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड और 5। इस तरीके से आप बदलने के बाद लिख लेंगे। इसमें जानते हैं डिवीजन पहले होता है। अब यहां पर आप देखिए ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, 11 7 जोड़ेंगे तो होगा 18, यानी 28 माइनस 18 डिवाइडेड 9 मल्टीप्लाइड में 5, 9 दूनी होता है 18, यानी 28 माइनस, और यहां पर जो 2 बचेगा वो 5 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 10, 28 माइनस 10, यानी कि 18 आंसर आ जाएगा, यहां से आंसर 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 छात्रों की एक कक्षा में राजू जो है वो रुपेश से 7 स्थान आगे है। अगर ये हम एक लाइन बना देते हैं और इसमें कह रहा है 39 टोटल बच्चे हैं, राजू जो है रुपेश से 7 स्थान आगे है, तो राजू आगे है और किससे आगे है, रुपेश से आगे है, और कितने स्थान आगे है, तो 7 स्थान। अगर इसके गिना एक इसको गिन लेंगे तो 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से 7 स्थान आगे हो जाएगा। तो बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, बीच में जो बैठे हैं वो 6 लोग बैठे हैं। क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर क्या रहा है, कह रहा है कि यदि रुपेश का स्थान अंतिम से 17वां है, अगर लास्ट से गिनना शुरू करें तो रुपेश आ रहा है यहां पर 17वें नंबर पर, ये 17 नंबर पर है, 17 के बगल में बैठे हैं 6 लोग जो कि इन दोनों के बीच में बैठे थे, और पूछ क्या रहा है आरंभ से राजू का स्थान। अगर हम 17 और 6 को जोड़ लेते हैं और टोटल छात्रों में से घटा देते हैं तो क्या आपका नहीं निकल आएगा,
तो आपका 17 और 6 मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। और टोटल बच्चे कितने थे, 39। अगर 39 में से 23 हम घटा दें तो हम ये बता सकते हैं कि स्टार्टिंग से राजू कौन से नंबर पर बैठा होगा, तो 16 आएगा, 16वें नंबर पर ये बैठा होगा। अगला देखते हैं, कोई चीज ना समझ में आए वीडियो के मेन कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स भरा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पैटर्न देखना होता है कि क्या बन रहा है। अब यहां पर देखिए पैटर्न लिखा ही हुआ है, क्यों, देखिए PA, फिर E, फिर R, फिर N, फिर से पैटर्न लिखा है PA, फिर E, फिर R, फिर N, फिर लिखा है PA, तो बन क्या रहा है A, फिर उसके बाद E, फिर R, यानी कि ऑप्शन पहला ही हो जाएगा AERTTRPTN करके। अगला कह रहा है लुप्त संख्या बताइए। लुप्त संख्या इसमें 100 है, 36 है। अब देखिए यहाँ पर 100, 36 जब भी इस तरीके की वैल्यू आ जाए तो आपका दिमाग घूमना चाहिए, किसी का स्क्वायर वगैरह होगा तो 625 होता है 25 का, ये होता है 10 का, यहाँ लिखा है 35, तो 25 10 कितना होता है, 35 ही तो होता है। यहाँ पर है 15 का स्क्वायर 225, ये 6 का स्क्वायर 25 6 कितना होता है, 25 6 होता है, 25 नहीं 15 और 6 कितना होता है, तो 21 होता है। आंसर बी वाला हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर होता है ना 225। इसी प्रकार आगे भी चेक कर सकते हैं, 400 होता है 200, 400 होता है 20 का, 64 होता है 8 का, 20 और 8 28। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि विकल्प को भरना है आपको और बताना है कौन सा आएगा। ए ई लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये भी चीज नोटिस कीजिए कि ए यहाँ लिखा है और अगला नंबर क्या आ रहा है, वी आ रहा है। कितने का डिफरेंस है, तो ये तो डिफरेंस नहीं, पीछे जा रहा है, यानी -5 हो रहा है। वी से ओ में देखिए कितने का है, तो वी से ओ फिर से -7 हो रहा है। ओ से एफ में देखिए तो -9 होना चाहिए, आगे -11 होना चाहिए, यही क्रम चल रहा है। तो डब्ल्यू में से -11 करेंगे तो यू आ जाएगा। यू देखिए यहाँ भी है, यू देखिए यहाँ भी है, यानी अगला भी अक्षर चेक करना पड़ेगा। ई से देखिए आई तक, तो ई एफ जी एच आई यानी +4 हो रहा है। आई से ओ में देखिए तो 6 हो रहा है प्लस, ओ से डब्ल्यू में देखिए तो 8 प्लस हो रहा है, और डब्ल्यू से आगे देखेंगे तो +10 हो रहा है। यानी कि आंसर यहाँ पर जो डब्ल्यू में 10 वैल्यू जोड़ेंगे तो आएगा जाकर के जी, आंसर हो जाएगा ए। यानी जितनी भी प्लेस वैल्यू हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। अब इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए हम दे रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सीरीज चल रही है वो किसी प्रकार से यहाँ पर आएगी, वो दिमाग जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक आप कर पाएंगे नहीं। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, तो यहाँ पर किसी वैल्यू को डिवाइड किया गया और फिर इसको जोड़ा गया, और वही क्रम आगे भी बढ़ता रहा है कि कुछ डिवाइड हुआ है और साथ में जोड़ा है, डिवाइड हुआ है कुछ जोड़ा है, डिवाइड जोड़ा, इस तरीके से मैंने हिंट दे दी। कोशिश कीजिएगा, वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और बाकी पीडीएफ की बात हमने ऑलरेडी बता रखी है, 500 लाइक कंप्लीट होते ही जिस भी वीडियो के उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब एक चीज यहाँ पर पढ़ के भी तो बता देते हैं, क्वेश्चन 1275 260 69 26 15 अगला नंबर क्या आएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।